वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं फेडरलिज्म क्लास 10th सिविक्स का थर्ड पार्ट। और आज का जो हमारा सब टॉपिक है दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में हमने फेडरलिज्म के कंसेप्ट को सही तरह से अंडरस्टैंड किया था। इन व्हाट मीन्स इंडिया इज ए फेडरल कंट्री के कंसेप्ट को भी समझा था, और वी कैन से हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, इस कंसेप्ट को भी हमने सही तरह से अंडरस्टैंड किया था। तो डिसेंट्रलाइजेशन के इस टॉपिक को हम समझने की आज कोशिश करते हैं। तो मोस्टली हम जानते हैं कि जो भी एक फेडरल मॉडल पर कंट्री गवर्न करती है या जो भी फेडरल सिस्टम को फॉलो करती हैं, वहां पर टू और मोर देन टू टायर्स का होना जरूरी है। दैट मीन्स कि अगर एक स्मॉल डाइवर्स कंट्री है और फेडरल कंट्री भी हो, तो कम से कम टू टायर्स का होना, सेंट्रल लेवल एज वेल एज स्टेट लेवल का होना वहां पर जरूरी है। वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या हम ये कहेंगे पावर शेयरिंग टू लेवल्स पर होना जरूरी है। लेकिन इसके बरअक्स अगर हम बात करते हैं, फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट बिलो दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि फेडरल कंट्री, वो फेडरल कंट्री जो बहुत ज्यादा इमेंस डाइवर्स कंट्रीज है, वहां पर अगर हम डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वहां पर जरूरी है कि सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल के बाद भी एक और टायर होना चाहिए बिलो दैट ऑफ द स्टेट लेवल। तब ही मुमकिन हो सकता है कि हम पावर शेयरिंग को सही तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं। अब ये जो हमारा कंसेप्ट है डिसेंट्रलाइजेशन का, जो ये कंसेप्ट हमारा है, इस डिसेंट्रलाइजेशन को कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। when power is taken away from central and the state government and given to local government, such a concept is called as the concept of decentralization। means कि जब पावर को लिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से और लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने के लिए पावर्स दिए जाएंगे, तो ये जो सिस्टम है ये डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट कहलाता है। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर लेने से या स्टेट गवर्नमेंट के पावर कम करने से पावर कम नहीं होते हैं या कोई भी डिस्टरबेंस पावर शेयरिंग में नहीं होता है, बट एक पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट हो सकता है। और साथ ही साथ हम जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है डेमोक्रेसी में, उसको इंक्रीज हम कर सकते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन के कंसेप्ट को हमने क्या समझा? तो डिसेंट्रलाइजेशन कंसेप्ट एक वो कंसेप्ट है जिसमें लोअर लेवल या बॉटम लेवल तक पब्लिक पार्टिसिपेशन को यकीनी बनाया जाए और उनके साथ पावर को शेयर किया जाए, और ये जो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से कम करके लोकल गवर्नमेंट को दिए जाएंगे। तो यही कहलाता है कंसेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। और ये जो डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट है ये जरूरी है जो बहुत ज्यादा डाइवर्स कंट्रीज होती हैं जस्ट लाइक इंडिया। अब ये जो डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट इंडिया में अप्लाई किया गया, और इसके पीछे क्या मकसद है और इसके पीछे क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फायदा आ सकता है लोकल लेवल को हम जब एथोराइज करते हैं डिसीजन मेकिंग में। There are a large number of problems and issues which are best settled at the local level। बहुत सारे वो इश्यूज हैं जिनको ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए एड्रेस किया जा सकता है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट के जरिए एड्रेस किया जा सकता है। इसलिए ये लोकल प्रॉब्लम्स होती हैं, इनको लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए ही हल किया जा सकता है, पहली कंडीशन। दूसरा, पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकलिटीज। लोकल पॉपुलेशन जो है वही जानते हैं हमारी लोकलिटीज की कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। तो जब उनको एथोराइज किया जाएगा उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, तब ही मुमकिन हो सकता है कि उन प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है। इसलिए लोकल गवर्नमेंट को बनाना जरूरी है। तो दूसरी कंडीशन, दे आल्सो हैव बेटर आइडियाज ऑन वायर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर एफिशिएंटली। इसका मतलब हुआ उनके पास सही तरह की सोच और सिमत होती है कहां पर हमने अपने विलेज में पैसा खर्च करना है और किस तरह से अपने विलेज के डिफरेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को इनिशिएट लेना है। at the local level it is possible for the people to directly participate in the decision making। तो लोकल लेवल को जब हम एथोराइज करते हैं डिसीजन मेकिंग में, तो ये मुमकिन हो पाता है कि लोकल लेवल के लिए ये आसान होता है डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना डिसीजन मेकिंग में और अपनी लोकलिटी की डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स को सही तरह से इंप्लीमेंट करना।
दिस ऑल्सो हेल्प अस टू इनकलकेट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। इससे यह भी यकीनी बनाया जा सकता है कि लोगों की जो पार्टिसिपेशन है डेमोक्रेसी में वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। होप सभी कंसेप्ट को आपने अंडरस्टैंड किया होगा। मीन्स कि जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं लोकल पॉपुलेशन ही जानती है किस तरह से हल किया जाएगा। साथ ही साथ लोकल पॉपुलेशन को अपनी प्रॉब्लम्स या अपनी लोकलिटीज़ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में पता होता है, और साथ ही साथ लोकल पॉपुलेशन ही जानती है कहाँ पर पैसा गाँव में खर्च करना है और किस तरह से खर्च करना है। और साथ ही साथ लोकल पॉपुलेशन जो है जब उनको हम एथोराइज करते हैं तो वो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इससे क्या होता है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन है लोगों की वो आसान होती है और मजबूत हो जाती है। और हम ये कहेंगे कि लोग जो लोकल पॉपुलेशन जो है उनकी डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इस तरह से यकीनी बनाई जा सकती है। अब ये जो डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट है ये कब आया इंडिया में और कब से था, और अगर था तो सक्सेसफुल क्यों नहीं था। देयर वर सेवरल अटेम्प्ट्स टू डिसेंट्रलाइज द पावर्स। तो इंडिया में बहुत मरतबा कोशिश की जाए कि लोकल लेवल को एम्पावर किया जाए और डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाया जाए। लेकिन हर एक कोशिश जो वाया सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए या स्टेट गवर्नमेंट के जरिए ली गई दैट वाज नॉट वेरी मच सक्सेसफुल। वो किसी हद तक कामयाब नहीं रह पाया। वाई, इसके पीछे कौन सा रीजन है, उन रीजंस को भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। Panchayats and municipalities were set up in all the states, but these were directly under the control of the state governments. इसका मतलब ये हुआ कि पहले भी कोशिश की गई थी पंचायत्स को या म्यूनिसिपलिटीज को सेट अप करने में लगभग सभी स्टेट्स में, लेकिन ये जो काम किया गया ये स्टेट गवर्नमेंट के जरिए किया गया। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, सेंटर गवर्नमेंट के जरिए कोई लेजिस्लेशन पास नहीं किया गया था जिसके जरिए से स्टेट गवर्नमेंट्स को बाउंड बनाया जाए, इन पंचायत्स और म्यूनिसिपलिटीज के इलेक्शन रेगुलर किए जाए या इनको पावर जो दिए जाए। डिसेंट्रलाइजेशन की जो पॉलिसी थी वो कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं की गई थी, तो स्टेट गवर्नमेंट्स के जरिए इंडिविजुअली इनिशिएटिव लिया गया था। लगभग सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने इनिशिएटिव लिया। यहां पर आप याद रखोगे पहली बार इंडिया के किसी भी जगह में जब पंचायत राज को स्टार्ट किया गया था दैट वाज फ्रॉम द नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान ऑन 2 अक्टूबर 1959, जिसको जवाहरलाल नेहरू तब के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने इनॉग्रेट किया था। तो पहली बार जो राजस्थान की स्टेट है वहां से पंचायत राज की इनॉग्रेशन की गई थी फ्रॉम द नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान ऑन 2 अक्टूबर 1959। लेकिन ये जो सभी इनिशिएटिव्स थे ये स्टेट गवर्नमेंट के जरिए उठाई गई थी। यहां पर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग नहीं थी स्टेट गवर्नमेंट्स पर कि उनको जरूरी या मैंडेटरीली ही पंचायत राज या म्यूनिसिपलिटीज का इलेक्शन रेगुलर करनी थी। तो पहली कोशिश ये थी कि पंचायत और म्यूनिसिपलिटीज को सेट अप करने की कोशिश की गई थी ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स ने, लेकिन यही था एक इंडिविजुअल एफर्ट, यहाँ पर कलेक्टिव एफर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए नहीं लिया गया था। अब जब स्टेट गवर्नमेंट्स ने इंडिविजुअली अपनी डिस्क्रिप्शन पर ये एक इनिशिएटिव लिया गया था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी लूप होल्ड्स थी। इलेक्शंस टू दीज लोकल बॉडीज वर नॉट हेल्ड रेगुलरली, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग ही नहीं थी, तो इसलिए जो इलेक्शंस इन लोकल बॉडीज या रिलेटेड टू पंचायत पॉलिटिक्स वो रेगुलरली कंडक्ट नहीं किए जाती थी। लोकल गवर्नमेंट्स डिड नॉट हैव पावर्स और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन। अब जब ये पंचायत और म्यूनिसिपलिटीज को कॉन्स्टिट्यूट किया भी गया था स्टेट गवर्नमेंट्स के जरिए, लेकिन जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर था या इनके पास जो रिसोर्सेज थे रेवेन्यू रिसोर्सेज वो इनको नहीं दिए गए थे, जिसके जरिए हम ये कहेंगे ये यहाँ पर समड पंचायत और म्यूनिसिपलिटी सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। दस देयर वायर वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म्स। तो अगर हम रियल सेंस में बात करते हैं कि जो डिसेंट्रलाइजेशन की कोशिश तो की गई थी, लेकिन इफेक्टिव टर्म में डिसेंट्रलाइजेशन की जो पॉलिसी थी वो सही तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुई थी। तो अब ये जो डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया
कॉन्स्टिट्यूशनली कब हो जाता है? ए मेजर सेटअप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992। तो सबसे जो बड़ा इनिशिएटिव, कॉन्स्टिट्यूशनल इनिशिएटिव लिया गया था वो 1992 में लिया गया था कि यूनिफॉर्म एक लॉ होना चाहिए पूरी कंट्री के लिए, जहां पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एम्पावर किया जाए और डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाया जाए। तो ये कैसे मुमकिन हो पाया? वाया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 with effect from 24th of April 1993. That is why 24th April is celebrated every year as पंचायत डे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पास किए गए 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट। 73rd के जरिए 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐड किया गया, 74th के जरिए 12th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐड किया गया। 73rd डील करता है पंचायत राज के साथ और 74 डील करता है म्यूनिसिपलिटीज के साथ। तो अब इन अमेंडमेंट्स का पास करने का मकसद क्या था? नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट। अभी हमने समझा कि इससे पहले भी पंचायत और म्यूनिसिपलिटीज कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग नहीं थी, इसलिए रेगुलर इलेक्शन कंडक्ट नहीं हो रही थी। अब जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 73rd एंड 74 पास किया गया, तो एक यूनिफॉर्म लॉ पूरी कंट्री के लिए पास किया गया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी बनाया गया कि रेगुलर इलेक्शन किए जाए इन लोकल बॉडीज के लिए। और साथ ही साथ सीट्स इन लोकल बॉडीज आर नाउ रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट्स एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस इन ऑल द पोजीशंस। सीट्स को रिजर्व रखा गया एससीज के लिए, एसटीज के लिए एंड ओबीसीज के लिए इन ऑल द पोजीशंस। इसका मतलब ये हुआ कि जो वार्ड मेंबर्स हैं, या हम ये कहेंगे कि जो सरपंच हैं, या जो हम कहेंगे जो ब्लॉक समितिज हैं, या हम कहेंगे कि जिला परिषद हैं, तो हर एक पोजीशन के लिए जो चेयरपर्सन है, चाहे चाहे लवर से लवर पोर्टफोलियो है पंचायत राज सिस्टम में, म्यूनिसिपलिटी सिस्टम में, वहां पर भी रिजर्वेशन रहेगी, या हायर से हायर पोर्टफोलियो जो सिस्टम है पंचायत या म्यूनिसिपलिटीज में, वहां पर भी रिजर्वेशन का सिस्टम फॉलो करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेजर अचीवमेंट जो 73rd और 74 अमेंडमेंट एक्ट के जरिए लिया गया, दैट वाज 1/3 सीट्स और नाउ रिजर्व्ड फॉर द वुमेन्स, मींस कि वुमेन्स के लिए सीट्स को रिजर्व रखा गया, जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 73rd एंड 74 पास किया गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट कंडक्ट इलेक्शन पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटीज। जो इलेक्शंस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के कंडक्ट किए जाते हैं वो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जरिए कंडक्ट किए जाते हैं, लेकिन अब पंचायत और म्यूनिसिपलिटीज के जो इलेक्शंस हैं इनको कंडक्ट करने के लिए एक अलग इंडिपेंडेंट अथॉरिटी क्रिएट की जाती है, जैसे हम स्टेट इलेक्शन कमीशन के जरिए जानते हैं। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो 73rd एंड 74 अमेंडमेंट एक्ट है इसके जरिए ही बनाया गया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू कंडक्ट इलेक्शन टू पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटीज। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू रिसोर्सेज विद लोकल बॉडीज। द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अभी हमने समझा कि जो पंचायत राज बॉडीज थे 73rd 74 अमेंडमेंट एक्ट से पहले, वहां पर उनके साथ पावर को शेयर नहीं किया गया था और साथ ही साथ उनके पास रेवेन्यू रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन वाया 73rd अमेंडमेंट एक्ट एंड 74 अमेंडमेंट एक्ट ये मैंडेटरी बनाया गया कि स्टेट गवर्नमेंट्स को पंचायत राज को एम्पावर करने के लिए उनके साथ पावर्स को शेयर करना है और साथ ही साथ उनको रेवेन्यू रिसोर्सेज भी देने हैं। लेकिन ये जो नेचर ऑफ शेयरिंग, पावर शेयरिंग, लेकिन ये जो नेचर ऑफ पावर शेयरिंग एज वेल एज नेचर ऑफ रेवेन्यू रिसोर्सेज ये वेरी करता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, क्योंकि ये यहां पर है वॉलंटियरली प्रोविजन, ये यहां पर कंपल्सरी प्रोविजन नहीं है। अब जो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 है, इसके जरिए कॉन्स्टिट्यूशनली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की क्रिएशन की गई। और यहाँ पर अगर हम 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 की बात करते हैं, इट डील्स विद रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसे हम पंचायत राज के नाम से भी जानते हैं। या अगर हम बात करेंगे जो 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 है, उसके जरिए अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जैसे हम म्यूनिसिपलिटीज के जरिए भी जानते हैं। तो 73rd डील्स विद पंचायत राज, वाइल एज
74th डील्स विद म्युनिसिपलिटीज। अब जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 पास किया गया, जिसके जरिए पंचायत राज को कॉन्स्टिट्यूशनली क्रिएट किया गया, इसके जरिए स्टेट लेवल से बिलो पर एक बॉडी या लोकल बॉडी क्रिएट की गई एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिसे हम जिला परिषद के नाम से जानते हैं, एट द ब्लॉक लेवल जिसे हम पंचायत समिति या मंडल पंचायत के नाम से भी जानते हैं, और एट द विलेज लेवल इसे हम ग्राम पंचायत के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम फिर समझने की कोशिश करते हैं। जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल एंड ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल वाज क्रिएटेड बाय 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 विच डील्स विद द पंचायत राज। अब जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 है, इट डील्स विद रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब इसमें जो विलेज लेवल की बॉडी है, इसे हम ग्राम पंचायत के नाम से जानते हैं। ग्राम पंचायत क्या होता है? Each village or a group of villages in some states have a ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत किसे हम कहते हैं कि एक गांव जो एक सरपंच और पंच को इलेक्ट करता है, वो कहलाता है ग्राम पंचायत। कहीं कहीं पर दो गांवों टुगेदर हो जाते हैं और वो भी एक ग्राम पंचायत को इलेक्ट करते हैं। तो ग्राम पंचायत क्या होता है? दिस इज ए काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स दैट इज पंचेस एंड ए प्रेसिडेंट और ए सरपंच। फॉर एग्जांपल, एक विलेज में जब एक सरपंच को इलेक्ट किया जाएगा और डिफरेंट पंचेस या डिफरेंट वार्ड मेंबर्स को इलेक्ट किया जाएगा, तो यही बॉडी कहलाती है ग्राम पंचायत। They are directly elected by the adult population living in that ward or village। तो ये जो ग्राम पंचायत होता है, ये जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स होते हैं, इनको जो एडल्ट पॉपुलेशन है, दैट मीन्स जो अबो 18 ईयर्स की पॉपुलेशन है, वही इनको इलेक्ट करते हैं। एक वार्ड के जो 18 और अबो द 18 ईयर्स ऑफ एज होते हैं, वो वार्ड मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, और एक विलेज के जो 18 या अबो द 18 ईयर्स ऑफ एज की पॉपुलेशन होती है, वो कॉन्स्टिट्यूट करता है एक ग्राम पंचायत। तो इस तरह से एक ग्राम पंचायत कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है। अब ये ग्राम पंचायत क्या है? इट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द इंटायर विलेज। जो ये ग्राम पंचायत होता है, इसका काम होता है विलेज से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स हैं, जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं, उनसे रिलेटेड डिसीजंस पास करना। और साथ ही साथ द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। लेकिन ये जो पंचायत होता है, ये जो ग्राम पंचायत होता है, ये ग्राम सभा की निगरानी में काम करता है। अब ये ग्राम सभा क्या होता है? ग्राम सभा आप याद रखोगे, जो भी एक विलेज की पॉपुलेशन 18 ईयर्स और 18 ईयर्स से अबो की एज के होते हैं और वो ग्राम पंचायत को इलेक्ट करते हैं, मींस पंचस और सरपंचस के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वही कहलाता है ग्राम सभा। ग्राम सभा, इट इज ए बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एडल्ट वोटर्स हु इलेक्ट ए ग्राम पंचायत। आप याद रखोगे, ये एक वो बॉडी है जो एडल्ट पॉपुलेशन है, दैट मीन्स जिनकी एज 18 या 18 से अबो है, और वो ग्राम पंचायत मीन्स सरपंच और पंच को इलेक्ट करते हैं, तो यही कहलाता है ग्राम सभा। ग्राम सभा हम ये याद रखा कि पूरी गांव की वो पॉपुलेशन जिनकी एज 18 या 18 से अबो है और वो पंच और सरपंच को इलेक्ट करते हैं, तो वही कहलाते हैं ग्राम सभा। अब ये जो ग्राम सभा है, it has to meet at least twice or thrice in a year to approve the annual budget of the gram panchayat and to review the performance of the gram panchayat। means एक साल में कम से कम 2 बार या 3 बार ये जो ग्राम सभा है, ये कंडक्ट होनी चाहिए ग्राम पंचायत के जरिए, ताकि जो एनुअल बजट है उसको अप्रूव किया जाए, और साथ ही साथ जो ग्राम पंचायत से रिलेटेड जो परफॉर्मेंस है, इसको रिव्यू किया जाए ग्राम सभा के जरिए। मीन्स एक साल में 2 से लेकर 3 मरतबा ग्राम सभा बुलानी चाहिए, जो एनुअल बजट आप ग्राम पंचायत को पास करे, मीन्स के गांवों से रिलेटेड जो प्लान दिया जाता है उसको अप्रूव किया जाए, और साथ ही साथ जो ग्राम पंचायत की परफॉर्मेंस है उसको रिव्यू किया जाए। 2 से लेकर 3 मरतबा एक साल में ग्राम सभा बुलानी चाहिए। अब ये जो स्ट्रक्चर ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ग्राम पंचायत हमने सुना अभी एट द विलेज लेवल,
पंचायत समिति का हो या मंडल पंचायत का हो, या ये जो है ये ब्लॉक लेवल पर फंक्शन करती हैं, और इसी तरह से जो जिला परिषद है ये फंक्शन करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। A few gram panchayat are grouped together to elect a panchayat samiti at the block level. The members of the panchayat samiti are elected by the gram panchayat members of that block. अब जब एक ग्राम सभा एक ग्राम पंचायत को इलेक्ट करता है, उसके बाद एक ब्लॉक जो होता है इसमें जितने भी ग्राम पंचायत होते हैं वो बनाते हैं एक ब्लॉक समिति, या वो बनाते हैं एक पंचायत समिति, या वो बनाते हैं एक मंडल पंचायत। इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल एक गांव है, एक गांव की जो 18 से अबो पॉपुलेशन है वो ग्राम सभा कहलाती हैं, और ये जो 18 से अबो की पॉपुलेशन है ये एक ग्राम पंचायत को इलेक्ट करते हैं, मीन सरपंच एंड वार्ड मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। और एक ब्लॉक में बहुत सारे गांव होते हैं, और जब ये सभी विलेजेस एक पंचायत समिति मीन्स ब्लॉक लेवल पर एक और लोकल बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो वही कहलाती है पंचायत समिति। अब ये जो पंचायत समिति के मेंबर्स हैं इसमें ग्राम पंचायत के सभी मेंबर जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो कहलाता है ये पंचायत समिति। उसके बाद ऑल द पंचायत समितिज इन ए डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद। उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी पंचायत समितिज होंगी मीन्स जितने भी ब्लॉक होंगे ये सभी पंचायत समितिज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट होकर एक जिला परिषद को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, मीन्स डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो लोकल बॉडी है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है ब्लॉक लेवल की पंचायत समिति के जरिए, इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत समितिज मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो जिला परिषद होता है जितने भी पंचायत समितिज मीन जितने भी एक डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक हैं इन सभी के जो पंचायत राज के मेंबर्स हैं, इन सभी के जो पंचायत समिति के मेंबर्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो जिला परिषद है उसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब जो मेंबर्स ऑफ द लोकसभा या MLAs ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑप्शंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर आल्सो इट्स मेंबर्स। अब जो एक डिस्ट्रिक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट में कोई लोकसभा का मेंबर भी हो सकता है, एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे MLAs भी होते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज के डिफरेंट मेंबर्स भी हो सकते हैं, ये सभी पार्ट ऑफ द जिला परिषद कहलाते हैं। मींस जो जिला परिषद होता है इसको ब्लॉक समिति के जरिए कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, और एक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लोकसभा मेंबर्स होंगे और एक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी MLAs होंगे और एक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज होते हैं उनके मेंबर्स जो होते हैं ये जिला परिषद का हिस्सा होते हैं। अब ये जो जिला परिषद होता है इसका चेयरमैन जो होता है वो पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद होता है। फॉर एग्जांपल जिला परिषद में एक चेयरमैन इलेक्ट किया जाता है और एक वाइस चेयरमैन इलेक्ट किया जाता है जो कहलाता है पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। फॉर एग्जांपल हम समझने की कोशिश करते हैं एट द विलेज लेवल, यहाँ पर पंचायत में सरपंच हेड होता है, इसी तरह से एट द ब्लॉक लेवल BDC हेड होता है, इसी तरह से एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल जैसे हम जिला परिषद के नाम से भी जानते हैं वहां पर जो DDC होता है वो हेड होता है। तो वही जो DDC होता है वो पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद कहलाता है, उसे हम चेयरमैन या वाइस चेयरमैन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हमारा जो 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 है दैट डील्स विद द अर्बन लोकल गवर्नमेंट। 74 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 डील करता है अर्बन लोकल गवर्नमेंट के साथ। ये जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है ये कहलाती हैं लोकल गवर्नमेंट फॉर द अर्बन एरियाज। तो यहाँ पर क्या होता है जो स्मॉल टाउन्स होते हैं यहाँ पर म्यूनसिपलिटीज सेटअप की जाती हैं, मीन जिस तरह से विलेजेस में पंचायत सेटअप किए जाती इसी तरह से जो स्मॉल टाउन्स होते हैं यहाँ पर म्यूनसिपलिटीज को सेटअप किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम हंदवाड़ा की बात करते हैं हंदवाड़ा टाउन की तो वहाँ पर म्यूनसिपलिटीज सेटअप की जाती हैं या म्यूनसिपलिटीज सेटअप की हुई है। इसी तरह से जो बिग सिटीज होती हैं फॉर एग्जांपल श्रीनगर फॉर एग्जांपल जम्मू, तो यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सेटअप किया जाता है। मीन्स इन द अर्बन लोकल गवर्नमेंट म्यूनसिपलिटीज आर सेट अप फॉर द टाउन्स while as municipal corporations are set up for the big cities just like Jammu, Srinagar, Delhi and Mumbai।
both municipalities and municipal corporations are controlled by the elected members of people's representatives। जिस तरह से इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, इसी तरह से इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं म्यूनिसिपलिटीज के मेंबर्स को या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए। तो ये भी एक इलेक्टेड बॉडी होती है। अब ये जो म्यूनिसिपल चेयरपर्सन जो होता है, इट इज द हेड ऑफ द म्यूनिसिपलिटी। अगर हम टाउन की बात करते हैं, वहां पर जो म्यूनिसिपल चेयरपर्सन होता है या म्यूनिसिपल चेयरमैन जो होता है वो पॉलिटिकल हेड ऑफ म्यूनिसिपलिटी कहलाता है। इसी तरह से अगर हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो बिग सिटीज के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, वहां का जो पॉलिटिकल हेड होता है उसे हम मेयर के नाम से जानते हैं। तो मेयर जो होता है ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड होता है, पॉलिटिकल हेड कहलाता है। जिस तरह से श्रीनगर का भी अपना मेयर है और जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का भी अपना मेयर है। अब ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट किया गया इंडिया में, क्या कुछ इंडिया ने अचीव किया इस थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट को इंप्लीमेंट करने के बाद? देयर आर नाउ अबाउट 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन पंचायत्स एंड म्यूनिसिपलिटीज ऑल ओवर द कंट्री। अगर हम प्रेजेंटली बात करते हैं, लगभग 36 लाख रिप्रेजेंटेटिव्स वो हैं जो म्यूनिसिपलिटीज या पंचायत्स की बॉडीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी कंट्री में। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज हेल्प्ड टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। अब जब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया वह 73rd एंड 74 अमेंडमेंट एक्ट टू दीज लोकल बॉडीज, इससे क्या हुआ कि जो डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल का कंसेप्ट था वो स्ट्रेंथन हुई। इसका मतलब हुआ कि डेमोक्रेसी इंडिया में बहुत ज्यादा मजबूत हुई। इट हैज आल्सो इंक्रीज्ड द वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइसेस इन आवर डेमोक्रेसी। और साथ ही साथ जो वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन थी, इनके लिए कोई रिजर्वेशन पार्लियामेंट में नहीं है, लेकिन जब इनको लोकल बॉडीज में रिप्रेजेंटेशन दी गई तो इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो इंक्रीज हुई। साथ ही साथ इनके जो वॉइसेस हैं वो भी राइज हो रही हैं और डेमोक्रेसी में उनको एड्रेस किया जाता है। लेकिन जिस तरह से अचीवमेंट्स हमने गेन किए वाया दिस इंट्रोडक्शन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसी तरह से बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो यहाँ पर फेस किए जाते हैं वाया इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब कौन से चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। वाइल इलेक्शन और हेल्ड रेगुलरली बट ग्राम सभाज और नॉट हेल्ड रेगुलरली। अभी हमने समझा कि वाया 73rd एंड 74 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के जरिए स्पेशल स्टेटस दिया गया कि इलेक्शन रेगुलर होने चाहिए, तो इलेक्शन रेगुलर हो भी रही है। और ये भी कहा गया था कि ग्राम सभा विलेज लेवल पर 2 या 3 बार एक साल में बुलानी चाहिए, जो एनुअल बजट को अप्रूव करे और साथ ही साथ ग्राम पंचायत को रिव्यू करे। लेकिन ये जो ग्राम सभा है इसको बार बार रेगुलरली बुलाया नहीं जाता है। मीन्स की जो ग्राम सभा की मीटिंग्स हैं इनको कंडक्ट नहीं किया जाता है, जिसके जरिए जो डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स विलेज लेवल के होते हैं उनको सही तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। मीन्स पहली कंडीशन क्या, पहला चैलेंज क्या है, इलेक्शन तो रेगुलर होते हैं लेकिन जो ग्राम सभा है इनको रेगुलरली कंडक्ट नहीं किया जाता है। Most state governments have not transferred significant powers to local governments nor have been given adequate revenue resources। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स वो हैं जिन्होंने सही तरह से जो पावर शेयरिंग कंसेप्ट है उसको सही तरह से ट्रांसफर यहाँ पर लोकल बॉडीज को नहीं दिया गया है, और साथ ही साथ जो रेवेन्यू रिसोर्सेज हैं वो भी लोकल बॉडीज को सही तरह से दिए नहीं गए हैं, जिसके जरिए जो लोकल बॉडीज हैं ये एम्पावर नहीं हो पाए हैं, या हम ये कहेंगे कि ये सही तरह से अपनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही है। इंडिया इज the still a long way away from realizing the ideal spirit of local self government। तो अब जब ये सभी कोताहियां इंडिया में फेस की जा रही हैं तब हम ये कहेंगे कि इंडिया अभी बहुत पीछे है, कि जो रियल कंसेप्ट हमारा था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंप्लीमेंट करने का वो कंसेप्ट अभी हमने अचीव नहीं किया है। कि यहाँ पर और एक यूनिफॉर्म लेजिस्लेशन होनी चाहिए जिसमें से स्टेट गवर्नमेंट्स को बाउंड बनाना चाहिए कि जो ये पावर शेयरिंग का कंसेप्ट है
ये मैंडेटरी होना चाहिए, यहाँ पर कोई भी वॉलंटियर ऑप्शन नहीं होना चाहिए। तो ये कंपल्सरी होना चाहिए हर एक स्टेट गवर्नमेंट के जरिए कि ये जो लोकल बॉडीज हैं इनको एम्पावर करने के लिए इनको पावर्स भी दिए जाए और साथ ही साथ इनके साथ जो रेवेन्यू रिसोर्सेज हैं उनके लिए जो रेवेन्यू रिसोर्सेज हैं वो भी इन्हें दिए जाए, जिसके जरिए से सही तरह से ये एडुकेटली एम्पावर हो पाए और सही तरह से जो रियल स्पिरिट या रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्लीमेंटिंग दिस थर्ड टायर और द डिस्ट्रिक्ट लेवल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट जो था वो सही तरह से गेन हो जाए। इस तरह से जो डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट है सही तरह से हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। होप सभी जो कंसेप्ट रिलेटेड टू दिस टॉपिक थे आपने सही तरह से अंडरस्टैंड किए होंगे। सो दिस वाज ऑल इन दिस टुडेज वीडियो लेक्चर। वी विल बी बैक इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।